अच्छा ये बताओ किस किस को ज़िंदगी में टेंशन होती है। मतलब लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि यार पता नहीं क्या होगा, पेपर में पता नहीं क्या होगा, वो छोड़कर चला गया तो चली गई तो पता नहीं क्या होगा, इस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। ये टेंशन किस किस के मन में रहती है बताइए ज़रा, येस या फिर नो। अगर रहती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आज की डेट में जहाँ पर भी आप लोग हैं, जहाँ पर भी आप लोग बैठकर किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को फ्यूचर में उस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ऑलरेडी होगा जब वो चीज़ आप लोग की ज़िंदगी में हो रही होगी। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह कि मैं बैठकर अभी टेंशन ले रहा हूँ कि यार पता नहीं किस तरीके से मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, या फिर कोई पर्टिकुलर दोस्त मेरी ज़िंदगी में है वो छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा या फिर क्या होगी। ठीक है, तो उस टाइम पर कंडीशन क्या बनेगी, मैं अभी से फ्रस्ट्रेट हूँ और जब भी चाहूँ उसके बारे में सोच के परेशान होते रहता हूँ, इरिटेट होते रहता हूँ। एक दिन वो दोस्त जो है वो छोड़ के चला गया या चली गई, तो यहाँ पर तब तो परेशान होना ही होना है जब वो छोड़ के जाएगा या फिर जाएगी। तो जितना परेशान होना होगा तभी हो लेना ना जब वो छोड़कर जाएगा या जाएगी। आप लोग डेली सोचे जा रहे हो उसके बारे में, डेली परेशान हो रहे हो उसके बारे में। एग्जाम को लेकर डेली में टेंशन है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सोच लेना यार एग्जाम है, और टेंशन उसके देने के बाद में भी ले लेना थोड़ी सी। मतलब कहने का ये कि बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। ठीक है, जो बातें मैंने अभी बताई ये सुनने में बड़ी आसान लगती है कि हाँ हो जाएगा, पर लेकिन इन रियलिटी में 99% जनता जो है वो इसी बीमारी से जूझती है, और इसीलिए वो कभी भी अपना 100% जो है वो किसी काम पर नहीं दे पाते, और 99% लोग जो हैं वो इसी फ्रस्ट्रेशन में हमेशा अपनी लाइफ जो है वो जीते रहते हैं। ओनली 1% लोग, या फिर उससे भी कम बोल सकते हैं, ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से निकल पाते हैं। इस बीमारी बोलूंगा बेसिकली मैं, क्योंकि किसी चीज के बारे में सोचते रहना रेगुलरली और काम न करना ये एक तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में जो इंसान पड़ा रह गया वो लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो कोशिश करो कि इस बीमारी से निकलने की कोशिश करो सबसे पहले, और जो काम करना है ना उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अपने शेड्यूल में रख दिया कि आज शाम को एक टेस्ट लगाना है तो टेस्ट लगा देना है भाई साहब, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखो, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही कम काम करोगे, और जितना कम दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा काम होगा। कोई चीज डिसाइड करी, मैंने डिसाइड किया ना तो मुझे करनी है, तो क्यों ना फटाफट निपटा देते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक तरीके से सिस्टमेटिक में आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। अगर शेड्यूल को लेकर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की सुधरती नजर आएगी। आज का डिस्कशन बड़ा ही शानदार रहने वाला है। जुलाई मंथ की करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कंप्लीट मंथ, और इसके बाद में फिर आप लोग की जिस वीक के अंदर में आप लोग की 1-2 दिन के अंदर ही पीपीटी तैयार है, बस रिकॉर्ड करनी है। आप लोग की अगस्त मंथ की करंट अफेयर भी आप लोगों के सामने होगी। मतलब कहने का ये कि आप लोग की अब तक की जो भी सारी करंट अफेयर की वीडियो है वो आप लोग की इस वीक के अंदर अंदर आप लोगों को कंप्लीट होती नजर आएगी। और किसी ने अब तक अगर पिछली करंट अफेयर नहीं देखी है तो लगभग यहाँ पर लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा हो गया रेगुलर आप लोग की मंथली करंट अफेयर वीडियो आती है। तो जिस किसी ने अब तक नहीं देखी है पुरानी, वो सारी करंट अफेयर की आप लोग जाकर बेसिकली वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई पास में एग्जाम हो तो फटाफट उनसे रिवीजन करके जाइए। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट वहां पर फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरे मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसका निचोड़ इस वीडियो के अंदर में आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो कई सारे लोगों की हिम्मत भी नहीं होती है खोलने की कि हाँ यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। लोगों को ये लगता है 5-5, 10-10 मिनट में ना पूरे महीने का करंट अफेयर निपट जाए और छुट्टी। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? है एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है, और कोशिश करो कि उसको वो 5-7 महीने में पैदा हो जाए तो क्या होगा। आप लोग खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चीजों को अच्छे से लेके चलो ताकि कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी देखने को न मिले। पीडीएफ कहां मिलेगी इस लेक्चर की, तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जो स्टडी लवर वीर के नाम से है, स्टडी लवर वीर ऑफिशियल, या फिर आप लोग एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों जगह आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, पीडीएफ जाकर आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर किस एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी ये वीडियो। ऊपर सारे एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं। आप लोगों को लगता है करंट अफेयर जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होता है, करंट अफेयर जो है यार करंट अफेयर होता है, किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने ढंग से तैयार कर लिया तो बड़े से बड़ा एग्जाम भी आप लोग दे सकते हो, और छोटे से छोटा एग्जाम भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छोटे एग्जाम में पूछ ली जाएगी, उसका एनालिसिस जो है बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप लोग ढंग से चीजों को तैयार करोगे तो आप लोग बहुत ही सही तरीके से चीजों को कवर कर पाओगे 100% डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, ये वाला सेक्शन बड़ा ही प्यारा सा लगता है मुझे, क्योंकि इस सेक्शन से अक्सर क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इमीडिएटली एक क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाता है 2 नंबर का, बड़े ही आसान से। तो इसको इसलिए हम लोग अच्छे से कवर करते हैं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन बने, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर में, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत न हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग, क्योंकि जब भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में देश के अंदर बात की जाती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं।
क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, यानी कि ओनली पंचायती राज सिस्टम के बारे में लिखा था, वो भी आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल था यहां पर 40, और ये 40 आर्टिकल कहां पड़ता है संविधान के अंदर में, ये है डीपीएसपी के अंदर में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में। और डीपीएसपी कौन से पार्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है पार्ट 4 के अंदर में। तो पार्ट 4 के अंदर में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के बीच में एक आर्टिकल पड़ता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 40, और इसी आर्टिकल 40 में से निकल कर आती है हमारी पंचायत, जिसको आगे चलकर हमारे संविधान में संशोधन करके ये यहां पर 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। और वो इंप्लीमेंट जो किया गया वो कहां से निकाल कर लेकर आए, वो आर्टिकल 40 से निकाल कर लेकर आए। तो इसलिए आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम डीपीएसपी में आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये गांधीयन प्रिंसिपल की कैटेगरी में भी आता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम जो है वो आगे बढ़े, और वो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक सपोर्टिव रोल प्ले किया करते थे। उनका ये मानना था कि हमारा देश जो है वो गांव में बसता है, तो गांव को हम लोग को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में लेकर चलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। उसी पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसी को चेक करने के लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि हमारे देश के अंदर में कैसे काम चल रहा है उसको ढंग से देखा जा सके। और आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें गरीबी कैसे मिटानी है, भुखमरी कैसे मिटानी है, एजुकेशन को कैसे लेकर चलना है, कैसे साफ सुथरा पानी लोगों को मिलना चाहिए, पढ़ाई के बारे में बातें की जाती है। उसमें जब आप लोग देखोगे परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यहां पर, तो बोला जाता है कि इसमें से 9 गोल ऐसे हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग पुअर्टी को मिटाने के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड फ्रेंडली, वेदर जो है बेसिकली वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, क्लीन, और इसी के साथ में ग्रीन होना चाहिए, इसी के साथ में यहां पर सेल्फ सफिशिएंट, सोशली जस्ट एंड सिक्योर, इसी के साथ में वेल गवर्न और वुमेन फ्रेंडली। तो ये थीम रखी गई यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से निकालकर कि हां इन थीम को फोकस करते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारी पंचायत जो है वो कैसे काम कर रही है। अगर पंचायत इन थीम पर सटीक उतर जाती है तो उसका इंडेक्स अच्छा रहेगा, और अगर सटीक नहीं निकल पाती है तो उसका इंडेक्स जो है वो आप लोगों को खराब देखने को मिलेगा। तो ये इसी की रिपोर्ट यहां पर रिलीज अभी रिसेंटली की गई है। रैंकिंग जो की जाती है वो 0 से लेके 100 के बेस पे की जाती है। कैटेगराइज किया जाता है, ए कैटेगरी में आते हैं 75 से लेके 90 में जिसका स्कोर रहा, बी कैटेगरी में आते हैं 60 से लेके 75 तक का, सी कैटेगरी में आते हैं 40 से लेके 60, और डी कैटेगरी में आते हैं 40। तो नहीं कहते कि नीचे से बिल्कुल टॉप कर दिया। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग अपने पंचायती राज सिस्टम का डेवलपमेंट चेक कर पाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ ले कि रिलीज किसके द्वारा यहां पर ये किया गया था, तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज श्री कपिल जो यहां पर है महेश्वर, इनके द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया था। तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कपिल शर्मा के नाम से याद रखना कि कपिल शर्मा जो है पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली चीजों को चेंज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। याद रखने के लिए है तो यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप लोगों से पूछा जा सकता है, और आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन कई बार आप लोग के बन जाते हैं। स्टार लगाने वाली न्यूज ये भी आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है इंडिया की रैंक के बारे में। इंडिया की जो रैंक है वो 67 देखने को मिली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर में, और स्वीडन ने जो है यहां पर टॉप किया, टॉप स्वीडन ने किया, और हमारी रैंक है 67। सबसे पहले तो यहाँ पर 67 जो रैंक है यहाँ पर टॉप करने वाले स्वीडन, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, फिर है फिनलैंड और फिर है स्विट्जरलैंड। ये है टॉप 5 देश। अगर यहाँ पर बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ETI भी कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब इसके बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल एवरेज जो स्कोर है यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ है 10% 2014 से, यानी कि यहाँ पर अब फिलहाल देखा जाए तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर 10% का अभी यहाँ पर ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी कि ये अच्छी साइड में चीजें अभी यहाँ पर जा रही है। ओनली 40 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है पास्ट डिकेड में काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि अगर हम लोग आज की डेट में कोयला यूज करते हैं तो कोयले को छोड़कर तुरंत अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इन पे जंप करना आसान नहीं होता है। तो चीजें आराम आराम से चलती हैं, आराम आराम से चेंज होती हैं, इसीलिए इसका नाम भी ट्रांजिशन रखा गया है। ट्रांजिशन होता है जब एक फेज से दूसरे फेज में हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है।
ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप लोगों से पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, अगर आप लोगों ने उठाकर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया जाता है और बोला गया कि इट इज एन एनुअल रैंकिंग, ये हर बेसिकली साल तैयार किया जाता है, जिसमें नेशन की परफॉर्मेंस देखी जाती है वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज इंडिकेटर, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से और पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जनेवा के अंदर में स्विट्जरलैंड बेसिकली इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1971 में इसको बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी रिपोर्ट, ये आप लोगों के सामने है। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी के साथ में ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। देखो एक तो एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इस दूसरा यहाँ पर ग्लोबल आईटी रिपोर्ट भी आप लोग देखते हैं, पर दो जरूर याद रखिएगा, एनर्जी ट्रांजिशन वाली और जेंडर गैप वाली, इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है और बन चुका है, बनता नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वही बात है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो यहाँ पर रिपोर्ट से क्वेश्चन है बनता। अब आप लोग सोच लो कि कैसे आप लोगों को अपना काम है बनाना, इससे नंबर आपको है चुराना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना। दोस्तों आप लोग को याद होगा कोविड-19 के टाइम पर एक मुहिम चली थी कि सबको हाथ धोने हैं, हाथ धुलकर ही बेसिकली घर के अंदर में एंट्री करनी है, किसी को तभी टच करना है। तो इसी के बारे में यहाँ पर अनसेफ वॉश बिहाइंड 395, ये 395 क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3,95,000 डेथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसकी, बच्चों की अंडर जो आप लोगों को 5 की देखने को मिलेगी, WHO की रिपोर्ट के द्वारा खुद बताया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज की डेट में गंदगी बीमारियों की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान जाती है। और अगर बात करें यहाँ पर 2019 में अनसेफ वॉश की वजह से यहाँ पर इतने सारे बच्चों की जान चलेगी। इसमें सबसे खतरनाक क्या है, आप लोग खुद सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। उसको अगर कुछ भी उल्टा सीधा उसके पेट में चला गया, किसी ने उल्टी सीधी चीजें उसको खिला दी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको डायरिया जैसी यानी कि दस्त लग जाते हैं, वोमिटिंग वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। कई को इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर सांस लेने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो वॉश का मतलब क्या है यहाँ पर, ये वॉश किससे काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि साफ सफाई। अगर पानी अच्छा ना हो उसकी वजह से बच्चों की जान जाती है, ऐसा बोला जाता है। गंदा पानी पिला दिया या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। आज की डेट में लोगों को साफ सुथरा पानी तक नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इसके बारे में मुहिम चलाई जाती है, कई बार यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करने की बात की जाती है, क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन आप लोग यहाँ पर जो रिपोर्ट देखेंगे ग्लोबल स्ट्रेटजी 2015 से लेकर 20 तक की, तो यहाँ पर अवेयरनेस के बारे में बात की, अवेयरनेस फैलाओ वॉश के बारे में, वॉश और जो यहाँ पर NTDC बताओ क्या है, यहाँ पर इनको मॉनिटर करने की बात की गई। यहाँ पर ये इस तरह की चीजें देखो, ये आप लोगों ना आज आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कल को आप लोग इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन जब यहाँ पर निकल कर आता है, तो अगर आप लोग ढंग से चीजों को लेकर नहीं चलोगे तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। तो NTDC के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है। इसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो भी बीमारियां फैलती हैं उनको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। तो उसमें आप लोगों को कई सारी बीमारियों के नाम है, इनमें आप लोगों को मैक्सिमम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। स्ट्रेंथ करना एविडेंस, ताकि इनको और अच्छे से कनेक्ट किया जा सके। प्लान करना, डिलीवर करना, इवेल्युएट करना कि ढंग से डिलीवर किया है कि नहीं किया है। तो सारी चीजों को ढंग से लेकर चलने की बात की जाती है, ठीक है। देखो यार, कोई भी काम करना है ना, आप आज के में आप लोग अपना एग्जाम निकालना है, तो प्रॉपर अगर प्लानिंग के साथ में काम नहीं करोगे तो भाई साहब सपने में ही एग्जाम निकलेगा, रियलिटी में तो नहीं निकलेगा। इस बात की मैं आप लोग गारंटी देता हूं। इसलिए प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। और जब बात करते हैं वॉश के साथ में, ये क्वेश्चन अभी एक स्टेट पीसी से पूछा गया। स्टेट पीसी से पहले बड़े ही पिद्दी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अभी अगर देखोगे 2-3 साल से उनका लेवल बढ़ गया है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वहां पर भी, अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा हो। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ढंग से पढ़ाई करे वाले बच्चे आए यहाँ पर, और कहीं नकल वकल चले तो कम से कम उसमें अकल लगानी पड़े, उसमें नकल के उसमें भी, क्योंकि स्टेट के अंदर में अक्सर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि नकल चलाते हुए लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और कई सारे स्टेट के रेगुलर एग्जाम भी नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है।
ग्लोबल अगर 3 के बारे में बात करें तो यहां पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल गोल 6 के बारे में बात करें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल गोल 12 के बारे में बात करें रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। 13 के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि 3 हो गया हेल्थ के बारे में, 6 हो गया पानी साफ सफाई के बारे में, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन के बारे में बात की जा रही है तो आप लोगों को 12 देखने को मिलेगा, और क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात की जा रही है तो आप लोगों को 13 देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ये अगर वोस के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए आप लोगों से तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आंसर राइटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लोग मेंशन कर दोगे वहां पर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सामने वाले की, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप लोग एक किसान यानी कि फार्मर की फैमिली से आते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स क्या है। फार्मर यानी कि किसान यहाँ पर डिस्ट्रेस में यानी कि एक तरीके से दिक्कत में आ गए हैं, उसके लिए एक इंडेक्स, एक खाका तैयार किया जाता है। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर CRIDA क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाला इंस्टीट्यूट क्यों काम करता है, क्योंकि जब जब ड्राई लैंड होती है इनके जमीन पे सूखा पड़ता है तब तक किसान जो है वो सुसाइड करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है कि कैसे एग्रीकल्चर पर रिसर्च करनी है, और उसी के थ्रू यहाँ पर चीजों का पता चलता है कि कैसे इसको सुधारना है। तो ये फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स ये अपने ही टाइप का पहला एक इंडेक्स है जो देश के अंदर में तैयार किया गया, और कोई भी चीज अगर पहली बार होती है तो उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, ये आप लोग याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक किसान की लाइफ पर इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है, ऐसे कि नहीं कि स्कीम नहीं चला रखी है, दुनिया भर की स्कीम है आप लोग देख लो, सारी किसानों के लिए ही है। पर लेकिन जब टाइम पर बात करें तो उन्हें कहते हैं कि किसान को जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पर उनको वो चीजें टाइम पर नहीं मिल पाती है, तो उनकी क्रॉप का लॉस हो गया, मान लीजिए कहीं गर्म एक तरीके से बारिश ढंग से नहीं हो रही है, या फिर जो भी आप लोगों को देखने को मिले। इस इंडेक्स में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली क्या रहता है, इसमें आप लोगों को 0 से लेके बेसिकली 1 तक का यहाँ पर आप लोगों को चीजें तैयार करके दी जाती है इंडेक्स में। अगर 0 से लेके 0.5 तक है तो लो डिस्ट्रेस है, ठीक है। 0.5 से लेके 0.7 तक है तो इसका मतलब है कि मॉडरेट डिस्ट्रेस है, और 0.7 से लेके अगर यहां पर ऊपर है तो इसका मतलब भाई साहब वो इंसान सुसाइड तक कर सकता है। तो इसके बेस पर ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज बन जाती है, इसको याद रख सकते हैं। इसी के तहत में आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको बोला गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि किसान अगर डिस्ट्रेस में है तो उनके डिस्ट्रेस को यहाँ पर दूर किया जा सके। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों से क्वेश्चन याद रखना है। कई सारी स्कीम है अलग अलग, जैसे रायतु बंधु स्कीम, ये तेलंगाना की है। स्टेट की स्कीम भी आप लोग याद रख सकते हैं, कई सारी स्कीम पूछी जाती है, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना। तो ये लिखने के लिए भी आप लोगों के लिए डेटा यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ड्राई लैंड याद रख लीजिएगा, क्योंकि ड्राई लैंड यानी कि सूखी पड़ गई जमीन, इसकी वजह से किसानों ने सुसाइड कर लिया और वो डिस्ट्रेस में आ गई। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहां पर है जरा ये बताइए। देखो मैं भी तो थोड़ा बहुत, आप लोग ऐसे तो नहीं मतलब बैठे बैठे कि हाँ बस चल रहा है, बस अपने हिसाब से काम चलता रहे, हमें मेहनत ना करनी पड़े कुछ भी। कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड? चलिए मैं सिटी नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप जस्ट स्टेट का नाम बता दीजिए। ठीक है, स्टेट का नाम, ठीक है ना। देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए अगर आप लोगों से कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं अलग अलग हमारे देश के अंदर में जो जिले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बेसिकली ग्रेडिंग के बारे में बात की जाए तो किसके द्वारा यहाँ पर ये तैयार की जाती है। तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा यार कोई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी या फिर कोई दूसरी होम मिनिस्ट्री होगी, पर यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल पलट जाएगा जब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो सामने निकल कर आई है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जिस चीज के बारे में पता नहीं है और कॉमन सेंस भी नहीं लग रही है उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों को नेगेटिव में लेकर डूब जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाती है कि किस तरीके से उनको बेसिकली खासकर बात करें, जैसे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कहीं पर भी एजुकेशन के बारे में डायरेक्टली लिखा नहीं है। ठीक है, पर लेकिन एक्सटी टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट ये चेक किया जाता है कि ठीक है किस तरीके से टोटल जो यहाँ पर एज है उस पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करा रही है, क्लासरूम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, फैसिलिटी कैसी है। तो इनडायरेक्ट वे में ये एजुकेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा। तो अलग अलग तरीके से यहां पर देखा गया, सारे जो यहां पर अगर बात करें ग्रेडिंग के बेस पर अगर यहां पर बात करें तो सब नीचे से टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंचा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो डायरेक्ट याद रखिएगा किसके द्वारा तैयार किया था क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसमें कुछ कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने कि यहाँ पर जो बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द डिफरेंट ग्रेडिंग ड्यूरिंग द ये ड्यूरेशन जो आप लोगों को देखने को मिला, उसमें यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। कौन उत्तम रहा और कौन यहाँ पर उत्कर्ष रहा, कौन यहाँ पर बेसिकली ठीक ठाक चल रहा है, ये सारी बातें बता रखी हैं। और सारे देखना हो कौन कौन कहाँ पर रहा, किस कैटेगरी में रहा, तो यहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ट टाइप में यहाँ पर तैयार किया गया है, ऐसा बोल सकते हैं। कई सारे सरकार के इनिशिएटिव हैं एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, तो एक ही स्लाइड में सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर कल को लिखने भी बैठो कुछ तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये एक स्टार लगाने वाली न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बात की जा रही है इंडिया के बारे में, हमारे देश के अंदर में 415 मिलियन, ठीक है, तो काफी बड़ा आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो 415 मिलियन, 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो गया 4100, इस तरीके से आप लोग देखें यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पर, इतने बेसिकली यहाँ पर लाख के बारे में बात की जा रही है। आप लोग को इसको करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो कितने करोड़ हो जाएंगे अब ये मुझे बता दो। ठीक है तो मतलब कहने का है कि लगभग 41 करोड़ आप लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पुअर्टी से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं पिछले 15 सालों में। ये खुद यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि हमारा इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और हम लोग यहाँ पर एक पुअर्टी से निकल पा रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी होती क्या है, यानी कि गरीबी ये बोलते किसको है। अगर किसी की हेल्थ के लिए भी उसके पास में जुगाड़ नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे हैं, रहने के लिए उसके घर पे छत नहीं है, कुकिंग के लिए उसके घर पे फ्यूल नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर नहीं है, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो इनके बेस पर अलग अलग डायमेंशन में गरीबी देखी जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर ये बेसिकली ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वैसे गरीबी हटाने के लिए अगर कुछ आप लोग देखो अलग अलग मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम है, दुनिया भर के प्रोग्राम, भाई साहब आप लोग पगला जाओगे पढ़ पढ़ के, इतने सारे प्रोग्राम है कि कैसे गरीबी से लोगों को बाहर निकालना है, कैसे उनको टाइम पर खाना पहुंचाना है, कैसे उनके सर पे छत यानी कि घर उनके सर पे होना चाहिए, उसके बारे में जुगाड़ किया जाता है। तो सारे अलग अलग तरीके के, इवन आप लोग देखोगे पीएम स्वनिधि, ये इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि ये स्कीम सरकार ने किसके लिए लॉन्च की है। तो जो सड़कों पे सामान ठेली पर बेचने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए भी यहां पर स्कीम ला रखी है। अगर ढंग से आप लोग देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो गरीबी से निकालना कोई आसान काम नहीं होता है, पर हम लोगों ने करके दिखाया। ठीक है, बाकी सारी मिनिस्ट्री की सारी स्कीम जो है स्लाइड में डाल दी है, अगर आप लोग कल को रिवीजन करने बैठो तो देख सकते हो। बाकी गरीबी क्या होती है तो आप लोग समझ सकते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सर पे छत नहीं है, स्कूल में जाने की जुगाड़ नहीं है, बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास में जाने का पैसा नहीं है। तो एक जिंदगी ऐसी जी जाए जिसमें बस कुछ ना हो। ठीक है, और अगर गरीब इंसान पैदा हुआ है तो ये उसकी गलती नहीं है, पता नहीं किस घर में कौन पैदा हो जाता है, पर लेकिन गरीब अगर वो मर जाए तो फिर ये उसकी गलती है सरासर। इसका मतलब उसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, जिंदगी में कुछ किया नहीं है, आलस और अपने जिस एरिया में रहता था उसके माइंडसेट में घुसकर वहीं पर ही इंसान मर गया। तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रियलिटी में इसको चेंज करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हो तो। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं एग्जाम में, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है कभी कभी मुझे में आके। ठीक है नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो जब मजे में आते हैं टीचर, और मजे की बात नहीं है, वो आप लोग को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन की हेल्प से, और फिर मजा लेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, तो हर तरीके क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं, तो इग्नोर नहीं करने का। ठीक है, नहीं सोच सैया के दोयरे जो नावी के तीर देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर, तो देखने में छोटे लगेंगे पर गंभीर घाव करके जाएंगे अगर इग्नोर करोगे तो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है कि हमारे देश में स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस तरीके से एक्सपोर्ट को लेकर ये लागू जागू या फिर वो नहीं कहते बिल्कुल सतर्क लगे हुए हैं, सतर्क लोंडे बने हुए हैं। तो 4 पिलर हैं कि पॉलिसी किस तरीके से है, बिजनेस किस तरीके से है, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए माहौल कैसा है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ये पिलर जो है ये अलग अलग पिलर में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बना रखी है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बना रखा है, बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है। मान लीजिए कल को आप लोगों को बिजनेस करना है, एक राज्य में आप लोग जाते हैं, वहां पर उस राज्य के अंदर में पॉलिसी ऐसी है बिजनेस फ्रेंडली है ही नहीं है, आप लोग क्यों वहां पर जाकर इन्वेस्ट करोगे, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग सोचोगे यार कहीं और जाकर करते हैं, वैसे ही जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसा कमाए, अब पता चला ऐसी जगह लगा दिया तो यहाँ पर फालतू में बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये माहौल अच्छा होना चाहिए। हाईलाइट क्या है इसमें, टॉप परफॉर्मर है तमिलनाडु, जिसने ईपीआई यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। हिली एरिया में टॉप किया है उत्तराखंड ने,
लैंडलॉक एरिया में टॉप किया है हरियाणा ने, यानी कि जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी और स्मॉल में गोवा ने किया है यहाँ पर। एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जामनगर और सूरत आप लोगों को मुंबई सबर्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं, बताइए। पता है ना, हाँ पता है। इन राज्यों में से कितने राज्य ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक राज्य हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो लैंडलॉक राज्य कितने हैं ये बताना है। बाकी किस किस की क्या परफॉर्मेंस रही सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। आप लोग थोड़ा सा नजर डाल के एक बार देख लेना आप लोगों का राज्य कहाँ पर रखा हुआ है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आप लोग कई बार रहता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक है नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इसमें से ग्लोबल हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमारे देश के ये तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को यहाँ पर नेशनल लगा दिया गया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें यहाँ पर नीति आयोग ने बोला है कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी 15-16 से लेके 19-20 तक का बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश टॉप थे लिस्ट में, जहां से लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंडेक्स को आप लोग मिक्स मत करिएगा, क्योंकि कई बार दोनों इंडेक्स मिक्स कर देते हैं, देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग तैयार करता है, ठीक है। ये जो है पब्लिश करता है एजेंसी, मिलकर काम करते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल लेवल का उसके साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एल के जो फोस्टर, ये एक मेथोडोलॉजी है जिसमें फॉलो की जाती है, जिसके बेस पर अलग अलग वेटेज दिया जाता है और सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है जो लेटेस्ट हमारे देश के अंदर में सर्वे आता है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, अभी 5th प्रस्तुत किया गया था। तो इनके बेस पे से यहाँ पर क्या निकाला जाता है, डेटा निकाला जाता है, उसके बेस पर यहाँ पर इंडेक्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, नेशनल लेवल का नीति आयोग और ग्लोबल लेवल का आप लोगों को बता दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दो, रिवीजन हो जाएगा। यहां पर जो न्यूज आप लोगों के सामने है, ये बात की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी भूमि सम्मान ये अवार्ड दिए गए। यहाँ पर भूमि सम्मान अवार्ड है, इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है भूमि सम्मान अवार्ड के बारे में। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जहां पर भी आप लोग जाओगे जमीन काफी इंपॉर्टेंट होती है, पर उस जमीन को लेकर कई सारे लोग जो हैं वो चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर पता नहीं किसके नाम क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जरूर है एक बैलेंस बनाकर चलना कि कहीं ना कहीं अगर कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है तो वो बेच सके, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सके। तो उसमें एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। अगर वहां पे बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत रहेगी। तो वो तब बनेगा जब सारी चीजें जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी कि जमीन इसकी है, ये एरिया इसका है। तो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की जाती है कि मिलकर काम करेंगे। अबाउट DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसमें कैसे सर्वे करना है, सर्वे ठीक है, कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बीच में देखने को मिलेगा। डिजिटल में यहाँ पर पुश किया मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बॉटम में रहे, सिक्किम, आसाम, केरला, ये मणिपुर और गुजरात ये बॉटम से टॉप करते हुए नजर आए, जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आप लोगों को डाउट में न रहे, इसलिए इसके बारे में एटलीस्ट आइडिया जरूर रखना, ठीक है। कई बार रैंकिंग आती है यहाँ पर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, ये बेसिकली पासपोर्ट के बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जब हमारी जो रैंक देखने को मिली इंडिया की, जो परफॉर्मेंस थी यहाँ पर इंडिया की, वो 80 देखने को मिली। यहाँ पर 2014 में 76 थी यहाँ पर। ये यहाँ पर इसमें अगर आप लोग जाओगे कि नीचे से कौन टॉप करता है या फिर ऊपर से कौन टॉप करता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर सिंगापुर जो है वो आप लोगों को टॉप पर देखने को मिला इसमें, ठीक है, जहां पर 192 देश ऐसे हैं दुनिया में, लगभग सारे ही लगा लो, जहां पर सिंगापुर के लोग जो हैं वीजा फ्री एक्सेस पा सकते हैं, उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 यूरोपियन कंट्री जर्मनी, इटली और स्पेन जो है उन्होंने सेकंड रैंक यहां पर देखने को मिली जो लिस्ट में। जापान जो है जो पहले टॉप पर हुआ करता था वो खिसक कर तीसरे पर यहां पर आ गया है, ठीक है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ओके, तो ये पोजीशन की बात की जा रही है, हमारी पोजीशन कब कब क्या रही, तो ये एक तरीके से हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग यहां पर रखिएगा। क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना। डेटा कहां से इकट्ठा करते हैं, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA से यहां पर इनका डेटा निकल कर आता है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इंडेक्स डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन आप लोगों को कुछ न्यूज पॉलिटी और कुछ न्यूज गवर्नेंस की देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग सेक्शन हम लोग कवर करते हुए यहां पर नजर आएंगे, ठीक है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है कि कैबिनेट के द्वारा अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में, ताकि रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मली क्या देखने को मिलती है कि हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा काफ़ी कम किया जाता है। तो इसलिए इसके बारे में बार बार बात की जाती है कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना है ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये काफ़ी एक मुद्दा बना रहता है, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीज़ों को फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा। ये रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ताकि चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करते हैं। गवर्न की जाती है यहाँ पर पीएम जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट रहेंगे। तो सोचो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नेक्स्ट लेवल का फोकस जाएगा, और इसी के साथ में चेयर की जाएगी बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर बेसिकली काउंसिल के रहेंगे। ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे लेके चलना है, कैसे हम लोग डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं साइंस की जो फंडिंग होती है, यानी कि साइंस के फील्ड में फंडिंग मिले, प्रमोट कैसे कर सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वो अपना पैसा अपने आप निकाल ले, अपने पैरों पर सारे खड़े हो जाएं, तो सरकार को पैसा नहीं देना पड़े तो कैसा रहेगा। तो उनको उस बेस पर लेकर चलने की कोशिश की जाती है। दुनिया में जहां भी आप लोग जाओगे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो अपना खर्चा अपने आप निकालते हैं। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। सरकार ने ऐसा ढांचा तैयार किया ही नहीं कभी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश इसके अंदर की जा रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एनआरएफ को जो है बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, एक स्कीम रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज में थी जिसका नाम बोला गया पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम क्या था यहाँ पर कि पीएम प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड द यह एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि एक तरीके से कैसे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कि पृथ्वी का भी ध्यान रखें और सारी चीजें सही से चलें। तो एक तरीके का ये था कि कैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना कम कर सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे देश के अंदर में ये इनिशिएटिव, ये स्कीम लेकर आएगी ताकि केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया जा सके और उनकी डिपेंडेंसी जो है लोगों की यहाँ पर उसके ऊपर कम की जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, क्या इंक्रीज किया जा सके बैलेंस फॉर द फर्टिलाइजर, एक तरीके से देखने को मिला। इसके चलते सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, फीचर क्या थे कि यहाँ पर इसके लिए कोई पर्टिकुलर बजट नहीं था। जो सब्सिडी दी जा रही थी उसी सब्सिडी में से पैसा निकालकर इसके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो फाइनेंस बाय द सेविंग एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी जो कि रन की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा, 50% सब्सिडी जो है यहाँ पर सेविंग विल बी पास टू द स्टेट ताकि वो यहाँ पर ग्रांट के तौर पर उनको यूटिलाइज किया जा सके। देखो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होती है मान लीजिए आप लोग आज के दिन में कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। सरकार बोले कि आप लोगों को बेसिकली 100 रुपए उसके पेमेंट कर देने हैं, पीछे 15 रुपए आप लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो 15 रुपए की आप लोगों को सरकार ने सब्सिडी दे दी, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आता है कि 15 रुपए की डायरेक्ट सरकार ने आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करा दी। ओके, तो ये क्या हो गया, सब्सिडी हो गई। अब यहाँ पर सेम काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, पैसा दे देती है। तो पैसा एक तो ऐसा है कि जो उनको रिटर्न करना है, तो इसका मतलब वो उधारी गई है। एक है ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है कि वो रिटर्न नहीं करना है, वो एक तरीके से इनको दे दिया गया कि तुम इंजॉय करो, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखना इसके लिए बजट में इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो बजट की चीजें जो है वो इंप्लीमेंट की जाती हैं आराम आराम से पूरे साल के अंदर में, तो डायरेक्ट आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है अगर क्वेश्चन बने तो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम, यानी कि एक तरीके से समुद्र की कैसी कैसी यात्राएं रही, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें चली, कहाँ से इसकी हिस्ट्री रही, उसके बारे में एक म्यूजियम, एक संग्रहालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के तौर पर ये गुजरात के लोथल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग हिस्ट्री उठाते हो, एंशिएंट इंडिया आप लोग पढ़ते हो, तो वहां पर भी इसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो आप लोग वहां से समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो बिगन हुआ मार्च 2022 में। इसके 4 थीम रखी गई कि मेमोरियल थीम रहेगी, मैरीटाइम और नेवी थीम रहेगी, क्लाइमेट थीम रहेगी और एडवेंचर, और इसी के साथ में यहाँ पर यह अम्यूजमेंट थीम आप लोगों को पार्क बनाए जाएंगे इसके पर्टिकुलर, कि इस एरिया में इस चीज से रिलेटेड चीजें यहाँ पर रखी गई है। तो 4 थीम फोकस की जा रही है यहाँ पर। लोथल जो है आप लोगों को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि व्यापार वगैरह हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ पर यह माना जाता है कि शिप बिल्डिंग का जो काम था वो काफी पुराने टाइम से देखने को मिलता था। तो वर्ल्ड में सबसे पुराना डॉक इसको बोल सकते हैं, जहां से सामान लाया और ले जाया जाता है। सबसे पुराना डॉक आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में आप लोगों को ये चीजें नजर आती है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में जरूर सुना होगा। लोथल एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से उठाकर चीजें आप लोगों के सामने है, ठीक है। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी लोग जानती हैं, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दी है, अगर आप लोगों को पढ़नी होगी तो हल्का सा देख लेना इसके बारे में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर ये एक ऐसी स्लाइड है जिसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि कौन कौन सी यहाँ पर सिविलाइजेशन है और कौन कौन सी रिवर पर है और कौन कौन से देश के अंदर में है, ये अक्सर मैच करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों को हो जाता है, जो कि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज है, ओके। डायरेक्ट स्कीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा हनी बी बॉक्स और टूल किट जो है वो लगभग 130 बेनिफिशियरी को यहाँ पर दिए गए। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेंगे, पर लेकिन ग्रामोद्योग विकास योजना फिर से न्यूज में आ गई है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? ये है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना जो है वो 2020 में बेसिकली लॉन्च की गई थी, 2020 में लॉन्च की गई थी। और कैसी स्कीम है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जस्ट इंप्लीमेंटेशन का काम इसको करती हुई नजर आती है। ये जो स्कीम है इसके तहत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस किया जाता है, कहाँ कहाँ पर काम कर कर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो एंड जो मीडियम एंटरप्राइज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर में जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इंप्लीमेंट करती है KVIC, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट यही है कि कैसे गांव के एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पर गांव को आगे लेकर चल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से बात की जा रही है सोशल ट्रेबलेजर प्रोग्राम के बारे में। नाम पढ़ने से आप लोगों को नहीं पता चलेगा यार किसके बारे में प्रोग्राम है। अगर आप लोग जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके द्वारा सोशल एंटरप्राइज एनक्लेव, यानी कि सोसाइटी में कैसे वेलफेयर ला सकते हैं, उससे रिलेटेड खासकर जो भी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जैसे बिजनेसेस चल रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सोशल इंपैक्ट के बारे में और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सारी वो चीजें हैं जो सोसाइटी में बहुत ही एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाने का काम करती है। तो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इसी से चीजों को आप लोग लेकर आगे चल पाओगे। तो सोशल एंटरप्राइज ये प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल अवार्ड जो रहता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीधा सीधा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल अवार्ड। इसी के साथ में 5 लाख रुपए जो है ये ग्रांट दिया जा रहा है फंडिंग। ये 10 से लेकर 12 सेलेक्टेड जो भी स्टार्टअप रहेंगे, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप लोग आओ इस फील्ड में काम करो, हम तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से स्टार्टअप जो है वो सपोर्ट करने की बात की जा रही है। टाइप ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर क्या रहता है, कम्युनिटी के प्रोजेक्ट हो गए, कैसे सोशल एंटरप्राइज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जाती है, सोशल पर्पज, क्रेडिट यूनियन, NGO, माइक्रो फाइनेंस, मतलब एजुकेशन प्रोग्राम भी एक तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर का काम करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं तो एक तरीके का एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो काम करते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी आप लोग बातें करोगे, ठीक है। और वहां पर भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आओगे, ओके। ये काफी न्यूज में यहां पर रहा, एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसके ऊपर बार बार बात की गई कि जीएसटी ने 28% टैक्स लगा दिया, जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग फर्म के ऊपर में। यानी कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारे देश में, जो उभरती हुई गेमिंग इंडस्ट्री, उसके ऊपर यहां पर जीएसटी के द्वारा, काउंसिल के द्वारा जीएसटी लगाया गया 28%। तो बोला गया इससे जो है कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो 50वें नंबर की जब मीटिंग यहां पर हुई तो उस टाइम पर यहां पर ये काम किया गया। तो उसके चलते यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी रहा, क्योंकि जो उभरती हुई इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स लगाना, ये बोला जा रहा था कि इससे ये इंडस्ट्री जो है यहीं पर ही दबती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसके तहत यहां पर बात की गई थी। तो आप लोग यहां पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कोई भी डाउट आप लोग इसके लिए नहीं रहेगा। तो डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है जब भी जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो ये रहता है कि यहाँ पर कि आप लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल 246A ये यहाँ पर ये बेसिकली ये काम करता है इसके बारे में। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है, चेयर किया जाता है जो यहाँ पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फ्रांस पहला देश था जो जीएसटी लेकर आया और हमारे देश में इसको 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो टैक्स देखो यहाँ पर जो भी इकट्ठा किया जाता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जीएसटी जो है जीएसटी, ठीक है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी कई बार आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि डायरेक्टली आप लोग पे नहीं करते हो। जैसे आप लोग कहीं पर कुछ भी खरीदते हो आज की डेट में तो आप लोग जीएसटी एक तरीके से यहाँ पर पेमेंट करते हो। ठीक है, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में आप लोग खरीदोगे उस पर आप लोग देखना जीएसटी लिखा होगा, यानी कि हर एक इंसान टैक्स पे करता है आज की डेट में। इवन छोटा सा बच्चा भी उसके कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आते हो वो भी टैक्स पे कर रहा है, जिसको लगता है ना कि हम कहाँ टैक्स पे करते हैं। आप लोग इंटरनेट खरीदते हो उसके ऊपर भी आप लोग टैक्स पे करते हो। ठीक है, आप लोग पेट्रोल डीजल गिरवाते हो उसके लिए भी आप लोग टैक्स पे करते हो। तो एक इंसान अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो वो भी डेली टैक्स पे कर रहा है जब भी वो अपना इंटरनेट रिचार्ज कर रहा है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा खासा रिवेन्यू यहां पर सरकार के पास में जाता है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है तो ये पहले भी आप लोगों को बताया गया है। जीएसटी काउंसिल होती है, चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। वोटिंग राइट रहती है सेंटर और स्टेट की, तो स्टेट को ज्यादा पावर दी गई है। हालांकि स्टेट में भी वही गवर्नमेंट रहती है जो सेंटर में रहती है, तो अक्सर सेंटर अपनी चला लेते हैं। फिर भी यहाँ पर डिसीजन जो है वो 75% वोटिंग से सपोर्ट किया जाता है, तब होता है। चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और मिनिमम कोरम यानी कि 50% मेंबर होने चाहिए तभी इसकी मीटिंग होगी, ये यहाँ पर बातें बोली जाती है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज आना नहीं। हमारी सोसाइटी के अंदर में जो बुजुर्ग पर्सन है उनको कैसे हम लोग इंपावर कर सकते हैं, तो उसके लिए है यहाँ पर अटल व्यो अभ्युदय जो यहाँ पर योजना है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की ऐसी योजना, ऐसा प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं एल्डरली पर्सन हो चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें ज्यादा लेना देना है नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, और इसी के साथ में स्टेट जो यहाँ पर बेसिकली स्टेट एक्शन प्लान फॉर द सीनियर सिटीजन आप लोग बोल सकते हैं। 5 स्कीम ऑलरेडी है कई सारी, और एल्डर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो कम नहीं है। हमारे देश के अंदर में टाइम टू टाइम एल्डरली पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो जवान होंगे वो कभी बूढ़े भी होंगे। आज आप लोग की एज क्या है, उसमें आप लोग 50 साल ऐड कर लीजिए, 50 तो ज्यादा बोल दिए, 30 साल ऐड कर लीजिए। ठीक है, 30 या फिर 40 साल ऐड कर लीजिए, तो बुजुर्ग की कैटेगरी में आना आप लोग स्टार्ट हो जाओगे फिर वहां पे। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आज की डेट में काम नहीं करोगे तो कल जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और फिर वही बात जो आप लोग आज के डेट में बुजुर्ग लोगों को कई सारे बोलते हैं ना, उल्टे सीधे शब्द अपशब्द यूज किए आते हैं, फिर वो अपशब्द जो है आप लोगों को समझ में आएंगे किस तरीके से चीजें हैं, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही प्रोग्राम है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एल्डरली पर्सन को इंपावर करने के लिए यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें हेल्पलाइन नंबर तक भी, पोर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताकि जो बुजुर्ग पर्सन है सोसाइटी के अंदर में उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक बात फील की होगी, हमारे देश के अंदर में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो था वो 2014 में लॉन्च किया गया था गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और फिर बोला था कि गांधी जी की जब 150वीं हम लोग सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे बेसिकली, तो उस पर वहां पर हम लोग पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे। अभी यहाँ पर अलग अलग सेक्शन हम लोगों ने डिवाइड कर दिए कि गांव को स्वच्छ करना है, शहरों को स्वच्छ करना है, अर्बन एरिया के लिए इस तरीके से हम लोगों ने चीजें करना स्टार्ट कर दी। तो उसी में है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये जर्नी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2014 से स्टार्ट हुई, फिर आगे अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग एरिया में ओपन डेफिकेशन फ्री 100% अचीव करना था, जब 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को सेलिब्रेट करनी थी। और 2021 में यहाँ पर ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 लॉन्च किया गया, 100% गार्बेज फ्री सिटी और इंश्योर करने के लिए 100% वाटर सप्लाई। यानी कि प्रोजेक्ट तो वही है, पर लेकिन टाइम टू टाइम जो है उसमें चीज़ें ऐड करते चले गए, ताकि चीज़ों को और अच्छे लेवल पर हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो ये बेसिक फोकस था। ऐसे नहीं जैसे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें रहती हैं, फिर एडवांस होती चली जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है यार, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई अलग चीज़ है, वही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है,
बाकी समुद्र को लेकर आजकल कई सारी स्टडी की जा रही है, कई सारे डेवलपमेंट आप लोगों को रिसेंटली अभी देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर हमारे देश के अंदर में श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब के द्वारा सागर संपर्क जो है उसके बारे में बात की गई। तो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट ये सिस्टम देखने को मिला जो कि मैरीटाइम सिस्टम को स्ट्रेंथन करता हुआ यहाँ पर नजर आया। तो यहाँ पर सागर संपर्क ये एक तरीके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल बेस इनहेंसमेंट सिस्टम है, जिसके तहत यहाँ पर एक्यूरेट जो बिल्कुल यानी कि एक तरीके एरर फ्री चीजों को करने की कोशिश की जाती है। जैसे आज के डेट में हम लोग जीपीएस यूज करते हैं जिसको आप लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये किसका है? ये यूएसए का है। अगर हम लोग अपना सिस्टम जिसको जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में आप लोग अपना भी अगर इंक्लूड करके हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे जिसमें चीजों को इंप्रूव किया जाएगा, तो उसका फोकस यहाँ पर किया जा रहा है और ये काम करेगी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीपीएस उनका हो गया, हमारा आईआरएनएस यहाँ पर आकर जुड़ गया। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी नेविगेशन सैटेलाइट है इंटरनेशनल लेवल पर उनको साथ में इंक्लूड करके मैरीटाइम सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा फोकस है। क्योंकि क्या होगा, बहुत सारा सेक्शन आप लोग देखो, हमारे देश के सदर्न इंडिया के जो राज्य हैं ये टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। तो ये 9 के 9 राज्य मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा फिशिंग के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करें उसके लिए भी काम करना जरूरी है। मतलब लोगों के डेवलपमेंट के साथ साथ में काम के ऊपर ही फोकस करना ताकि एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चला जा सके। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आप लोग याद रखेगा, इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम देश के अंदर में देखने को मिली जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए यहाँ पर नजर आए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी जो है उसने आइडेंटिफाई किया कि चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर द सपोर्ट इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कोई बच्चा अगर गलत कंडीशन में कहीं पर फंस गया है तो कैसे उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो मिशन वात्सल्य देखने को मिला यहाँ पर, जो कि किसका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे की सेफ्टी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इसके तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिशन वात्सल्य के अंदर में कि सपोर्ट करना, सस्टेन करना चिल्ड्रन एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में, इसी के साथ में डेवलप करना कॉन्टैक्ट बेस्ड सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर काम करना, प्रोवाइड करना स्कोप फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और एक तरीके से बात की जा रही है कि सीमेंट करना, एक तरीके से कन्वर्जेंट करना ताकि जो फंडिंग है उसको भी यहाँ पर ठीक से लेकर चला जा सके। क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों को लॉन्च करना है, फंडिंग एक बेसिक नीड है, अगर फंडिंग उसमें नहीं रहेगी तो फिर चीजें नहीं चल पाएंगी। तो फंडिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में आप लोग एटलीस्ट आइडिया जरूर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए माइंड में। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है हमारे देश में जो आज से नहीं है, काफी लंबे समय से न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसका नाम है फेम। ये फेमस वाला फेम नहीं है, इसका मतलब है फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम स्कीम हमारे देश में इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी हमारे देश के अंदर में जो खासकर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल हैं उनको खत्म किया जा सके। उन वाहन की जगह हम लोग नए वाहन लेकर आए जिसमें या तो गैस से चलने वाले रहे या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से चलने वाले देखने को मिले। और अभी तो और आगे बढ़ गए हम लोग, हाइड्रोजन से चलने वाले बेसिकली सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। तो फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसका फेज 2 जब निकल कर आया तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा हाइब्रिड वाली बात ही हटा दी, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करने लगे, यानी कि अब हाइब्रिड भी नहीं फॉलो करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का ये इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, प्रमोट करना इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल को ताकि चीजों को शानदार तरीके से लेकर चला जा सके। और बेनिफिट क्या है, ताकि एड्रेस किया जा सके जो भी इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल से रिलेटेड सारी चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई, तो इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक्स है। फेम के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, कैसे चीजों को लेकर चलना है, उसमें नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मोबिलिटी करनी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब भी हम लोग सबसे पोल्यूशन देश के बारे में बात करते थे, हमारे देश का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में आप लोगों को देखने को मिलता था, मतलब बेइज्जती वाली बात देखने को मिलती थी। अब देश की बेइज्जती करे तो हमको नींद कैसे आ सकती है, उसी के नतीजा निकल कर आया कि हम लोगों ने ऐसी स्कीम लॉन्च करी ताकि हमारी नींद हराम करने वाला पोल्यूशन जो है उससे छुटकारा पा सके, और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी कोई न्यू इनिशिएटिव आता है तो वो जॉब भी क्रिएट करके जाता है। तो इसमें भी बोला गया कि 3 लाख के करीब जॉब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 65,000 के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं।
बाकी एक टाइमलाइन भी दे दी गई है, फेम 1 से लेके फेम कब तक चल रही है, यहाँ पर इसके बियॉन्ड भी आगे ये चलती हुई आ रही है स्कीम। तो 2013 से चीजें चली, एक स्टार्टिंग में फिर फेम 1 आया, फेम 2 आया, इस तरीके से आगे आगे चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो बेसिक है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनेगा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे काफी तसल्ली के साथ में। ये जो न्यूज है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर निकल कर आ रही है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई। ईरान जो है वो यहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन करा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चलते, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी ये फिर से न्यूज में आप लोगों को देखने को मिली। ईरान जो है अभी फाइनल मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखता हुआ नजर आया। 23rd जो मीटिंग है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिली। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आया और इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर काफी पुख्ता होकर यहाँ पर बात करती हुई नजर आई, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे लिए एक नाक में नकेल कसने वाली बात है। हमेशा पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर ये दिक्कतें रहती हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में बात करें तो ये फाउंड की गई थी संघाई 2021-2001 के अंदर में, जब यहाँ पर रसिया, चाइना, इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली देखो, आप लोगों को एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पर ये किर्गिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको किर्गिज रिपब्लिक बोला गया है। कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो टोटल ये फाउंडिंग मेंबर थी। हम लोग फाउंडिंग मेंबर नहीं है, पर हम लोग मेंबर हैं, बाद में ऐड हुए। इंडिया और पाकिस्तान बाद में ऐड हुए और अभी रिसेंटली ईरान भी यहाँ पर ऐड में हो गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का स्टेटस 2005 में था, फिर आगे चलकर यहाँ पर स्टेटस बढ़ा और यहाँ पर 2017 में ज्वाइन कर लिया। और ईरान ने अभी रिसेंटली 2021 में ज्वाइन किया, पर लेकिन अभी फुल मेंबरशिप जो है उसको डिक्लेयर कर दी गई है। अभी वो यहाँ पर पार्ट बन चुका है कंप्लीटली। बीजिंग चाइना के अंदर हेडक्वार्टर है। इसी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, यह है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये परमानेंट ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बीजिंग में नहीं देखने को मिलेगा, यह है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर में, ठीक है। एनुअली सबमिट होती है, जहां पर सबमिट होती है रोटेशन बेसिस पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन कहां पर देखने को मिली। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जब भी आप लोग हाइड्रोजन क्रिएट करें तो उसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी दूसरी गैस जो है वो आप लोगों को निकलती हुई नजर नहीं आएगी, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन का नाम यहां पर दिया जाता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली। तो हमारे देश में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पर हुई, ये हुई हमारे देश के अंदर में। और इसी के साथ में ये बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में होगी तो इसको प्रेजाइड कौन करेंगे, तो यहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर इसको प्रेजाइड किया गया, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी रस्साकसी चल रही है आज के डेट में और कई सारे डिबेट और डिस्कशन भी देखने को मिलते हैं। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस ये अभी रिसेंटली 2023 की आप लोगों को देखने को मिली, जिसका थीम था कि ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो ये यहां पर इसकी थीम भी रखी गई, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी जो फर्म है इन एशिया, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये यहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इसकी जो मीटिंग देखने को मिली तो क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है, बेसिक है, याद रख सकते हैं। अजय शंकर साहब जो है उन्होंने अटेंड किया अभी यहाँ पर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और कई बार ये न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और खासकर जब भी हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमेशा इसका नाम लेते ही इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ में, इसको कंपेयर किया जाता है सार्क के साथ में। तो वो क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर क्या है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए न्यूज में है उसको पढ़ना है, वरना दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है या फिर जो नेशनल पार्क आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों को वही पढ़ना है जो कि न्यूज में रहता है, वरना इतने सारे रटने बैठोगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बिम्स्टेक के बारे में अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, लिखी हुई है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक तो सारा फोकस यहाँ पर है। आप लोगों को पता है यहाँ पर ये हो गया अरेबियन सी और ये हो गया बे ऑफ बंगाल।
पूरा फोकस इसका आप लोग को बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इसलिए नाम भी यही है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिली। हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनके द्वारा यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी यहाँ पर ये नजर आई। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर दोनों को कंपेयर करने के लिए बात करें तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन और बिम्स्टिक के बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये बिम्स्टिक में देखने को मिलेगा। यहां पर साउथ एशिया नजर आता है ओनली। 1985 में बनाया गया था, ये इसके बाद में बनाई गई थी, पर लेकिन ये ज्यादा अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। मेंबर कंट्री जो है सफर कर रहे हैं मिसट्रस्ट, क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें पाकिस्तान की वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहां पर सारे फ्रेंडली नेशन रह जाते हैं। पाकिस्तान निकल गया तो फिर तो चीज सही चलती है। रीजनल पॉलिटिक्स इसके अंदर में आ जाती है। पाकिस्तान किसी भी चीज पर हमको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, पावर का बैलेंस जो है वो भी उल्टा फुल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटर रीजनल ट्रेड ओनली 5% है। इससे बाद में बनी, इसमें आप लोगों को 6% देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर भी बेटर वे में काम किया था। इसलिए कहते हैं कि बिम्स्टेक जो है वो यहां पर रिप्लेस कर देगा सार्क को। ठीक है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की बात मैंने की। कौन कौन से मेंबर है इसके साउथ के अंदर, इसके अंदर में, सार्क के अंदर में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इसी के साथ में श्रीलंका, मालदीव, ये नजर आएंगे। पर लेकिन यहां पर क्या हो गया, पाकिस्तान भी गया और अफगानिस्तान भी गया। ठीक है, अब बच गए कौन? अब यहां पर ये मेंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इंडिया। तो इसलिए आसानी से इसकी जिंदगी जो है वो चल पाती है बिना किसी टेंशन के। ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं दोनों से, याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में हमारे देश के भी लीडर थे और वहां पर चाइना के भी लीडर थे। तो जयशंकर साहब जो को जहां भी चाइनीज कोई मिलता है लीडर, उसको पकड़ लेते हैं तुरंत और कहते हैं एलएसी पे क्या बदतमीजी कर रहे हो, उसको ठीक करो। तो उसके चलते यहां पर इशू को बेसिकली उनके द्वारा उनके सामने यहां पर रखा गया। जब ये ईस्ट एशिया समिट आप लोगों को देखने को मिली जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में। ठीक है, पहले वाली और इसमें कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ये अलग है। और वो बात की थी हम लोगों ने किसके बारे में, बिम्स्टेक के बारे में। वो कहां पर हुई थी? तो ये याद रखिएगा, वो थाईलैंड में है और ये है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ईस्ट एशिया समिट एस्टेब्लिश की गई थी 2005 के अंदर में। 18 रीजनल लीडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 एरिया पर ये काम करते हैं। इन्वायरमेंट और एनर्जी को कैसे अच्छे से लेकर चलना है, एजुकेशन भी ऐड कर दिया, फाइनेंस भी ऐड कर दिया, ग्लोबल हेल्थ इशू, खासकर कोविड-19 के चलते तो अब और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मेंबर कौन है? आसियान 10 मेंबर तो ही है, प्लस 8 कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप लोगों को न्यूजीलैंड नजर आएगा, इंडिया, चाइना नजर आएगा, जापान और साउथ कोरिया नजर आएगा, और रसिया और यूएसए नजर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर 8 मेंबर ये हो गए। तो टोटल मिलाकर 18 मेंबर का ये एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट प्रमोट की गई थी 1991 में। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था यहाँ पर मतहीर बिन मोहम्मद। तो इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है यहाँ पर वनडे टाइप एग्जाम में, तो ये भी एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर देखने की बात है तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में, तो ये देश आप लोगों को यहाँ पर एक जगह देखने को मिल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में कुछ बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ऐसा कोई बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई न्यूज इकोनॉमी में दे रखी है, वो हो सकता है दूसरे फील्ड से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो यहाँ पर, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। तो ये जो पार्टीशन किया जाता है ना, क्योंकि आप लोग देखने को मिलेगा, अगर आप लोग सिलेबस भी उठा के देखोगे तो सारा सिलेबस ओवरलैप नजर आएगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देखते हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें ऐसा है कि बहुत सारे ओवरलैप टॉपिक मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई टॉपिक किधर, और एक ही टॉपिक से अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर कंफ्यूजन आना नहीं है। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अगर बात करें हमारे देश में स्टार्टअप के तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस निकल कर आ रहे हैं। तो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आज की डेट में इंडिया के अंदर में, यूएसए और चाइना के बाद में। ठीक है, 75,000 स्टार्टअप जो है वो अभी यहाँ पर आग लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टायर 2 और टायर 3rd सिटी के अंदर में 49% स्टार्टअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 100 तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि उनकी वर्थ जो है $1 बिलियन से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो जो कि लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यानी कि इतनी वैल्यू के स्टार्टअप हमारे देश में आज की डेट में 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 थी हमारी 2015 में पोजीशन, अभी 46 आ गई है, लगभग आधे में आ गए हैं 2021 में। अभी और भी आगे बढ़ रही है यहाँ पर। इंडिया सेकंड है अगर लोअर मिडिल इनकम में बात करें, और फर्स्ट है अगर सेंट्रल और सदर्न एशियन कंट्री में बात करें। इसका मतलब है कि हमारे देश में अब काम हो रहा है और चीजें इंप्रूव भी होती यहाँ पर नजर आ रही है। अदर कई सारे और पब्लिकेशन है, जैसे ग्लोबल यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल रैंक की। अगर आप लोग बात करें यहां पर किसमें, नेशनल साइंस फाउंडेशन डेटाबेस के अंदर में। इसी के साथ में ग्लोबल रैंक की अगर बात की जाए अलग अलग तरीके से, यहां पर पेटेंट के मामले में, क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बारे में, पब्लिकेशन के मामले में, तो यहां पर ये अलग अलग इसके अलग अलग इंडिकेटर भी हैं, जिससे पता चलता है कि देश के अंदर में माहौल कैसा है इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी टर्म रिलेटेड टू स्टार्टअप, जैसे यहां पर कई सारे शब्द देखने को मिलेंगे। डेकाकोन, डेकाकोन का मतलब होता है 10 बिलियन, ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1 बिलियन, ठीक है। इसी के साथ में गेजल्स हो गया। स्टार्टअप जो है यहाँ पर, ये स्टार्टअप्स जो होते हैं आर मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 3 ईयर, ये माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ में चिताज है, ये एक तरीके से बात की जाती है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे। तो यानी कि एक तरीके से नाम दिए गए इनको, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे से इस चीज को लेकर आगे चल सकें, ठीक है। लॉन्च किया गया था यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में, ताकि देश के अंदर में गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग न भागें। अगर उनके अंदर टैलेंट है कोई, तो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, उसके बेसिस पर काम होते हुए यहाँ पर नजर आए। और आज की डेट में रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि दुनिया भर के स्टार्टअप हमारे देश में है, जो कि बहुत सारे लोगों को शानदार तरीके से काम देते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। स्टार्टअप रिलेटेड दुनिया भर के इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए, ताकि इसको आगे लेकर चला जा सके। और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आप लोग देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग और एस्पायरेशन और सबके रिजल्ट भी यहाँ पर निकाले गए कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो कैसे कैसे स्टार्टअप के फील्ड में काम कर रहा है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश से पूछो कहां जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो नाम लेता था चाइना का, पर लेकिन अभी चाइना को रिप्लेस कर इंडिया जो है वो यहां पर पहले नंबर पर आ गया है, मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर द इन्वेस्टिंग। क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्ट करना अब काफी ज्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है लोगों को, एज कंपेयर टू चाइना। चाइना में रेटिंग घटकर 51 आ गई, इंडिया में बढ़कर 76 आ गई है। तो दुनिया में सबसे शानदार माहौल अगर कहीं पर है तो वो इंडिया में है। और देखिए, कोई भी इंसान पैसे से पैसा बनाता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने 10,000 रुपए कमा लिए, आप लोग सोचोगे 10,000 के कैसे 20,000 हो जाए, तो आप लोग उसके लिए सोचोगे। तो दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया भर का पैसा लिए बैठे हैं, तो वो आकर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से फिर प्रॉफिट उठाते हैं अपना, वो काम कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और किसी इंसान के पास में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो उनका यूज नहीं कर रहा, बैंक में पड़े हुए हैं। उसने क्या किया, आप लोगों को उठाकर उसमें से 5 करोड़ रुपए दे दिए। आपका काम बन गया, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसी के बेसिस पर वो परसेंटेज शेयर करेगा आप लोगों से कि प्रॉफिट होगा तो इतना मेरा होगा। तो इस तरीके से बिना कुछ काम किए हुए पैसा लगाकर लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। शार्क टैंक में आप लोगों ने ये बातें देखी होगी। तो शार्क टैंक इंडिया इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जो देश के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है, मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट बनता जा रहा है। और मोस्ट फेवर्ड मार्केट के तौर पर बात करें, इंडिया, ब्राजील, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और साउथ ऑफ कोरिया हो गए आप लोगों के सामने। और इंडिया के साथ में मैक्सिको और ब्राजील है, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी ह्यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर लेवल पर हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये यहां से दिखाई दे रहा है। बोल तो दिया भाई साहब हम लोग अट्रैक्टिव हैं, क्या है हमारे यहां पर अट्रैक्ट करने का रीजन? तो बिजनेस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लंबे समय से सरकार जो है वो बनी हुई है, वरना गठबंधन की सरकार रहती है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, अगर कोई भी हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए स्कीम निकाल के लाई गई है सिस्टमेटिक वे में, ताकि इंसान जो है वो चीजों को अच्छे से लेकर चल सके, ठीक है। इसी के साथ में प्रोएक्टिव रेगुलेशन, बहुत सारे कानून जो थे रूल और रेगुलेशन, उनको चेंज करके आसान बनाया गया। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फास्ट ग्रोइंग डेमोग्राफी, यानी कि यंग यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में है, जो कि इजी लेबर फोर्स मिल जाती है कोई भी अगर काम करने आता है हमारे देश के अंदर में, तो इससे और इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मान लीजिए आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाना है बहुत ही शानदार, अब उसकी क्वालिटी तो आप लोग डिक्रीज कर नहीं सकते हो। अब क्वालिटी डिक्रीज नहीं कर सकते हो तो उसका प्राइस फिर भी कम करना है, तो क्या करेंगे? अगर लेबर फोर्स की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाए तो आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ये पहले चाइना में था, अब इंडिया में माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना में अब लेबर फोर्स जो है वो महंगी नजर आएगी, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो वहां पर कम पैसे में काम होना अब मुश्किल है। तो यहां पर इंडिया की तरफ को लोग देख रहे हैं। तो आने वाले 7, 8, 10 साल जो है समझो इंडिया के होने वाले हैं, अगर सही से हम लोग अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर ढंग से यूटिलाइज कर पाए तो। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी।
यहाँ पर बात की जा रही है ब्राजील की GEF मीट के बारे में। ये क्या है? ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि 64वें नंबर की मीट ब्राजील के अंदर में देखने को मिली। इसमें यह फोकस था कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ब्राजील के अंदर में अमेजन के फॉरेस्ट देखते हैं, पर लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर के नाम पर फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है। अगर बात करें इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो इसके ऊपर फोकस देखने को मिला। तो 47% बायोडाइवर्सिटी, 16% क्लाइमेट, 12% लैंड डिग्रेडेशन, 11% इंटरनेशनल वाटर और 6% केमिकल और वेस्टेज के लिए यहाँ पर पैसे देने की बात की गई, जिसमें 653 मिलियन टोटल फंड यहां पर निकल कर आया। ठीक है, तो यहां पर इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन जो है वो यहां पर मोस्ट फंडेड देखने को मिले, फॉलोड द अफ्रीकन रीजन, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट भी है। 18 एजेंसी जो है इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है इस पर्टिकुलर फंड को यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, और यूएन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर, इसमें से वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, और ये क्वेश्चन पूछा चुका है एग्जाम में कि कौन सी समिट के थ्रू। तो यहाँ पर रियो अर्थ समिट थी यहाँ पर UNFCCC की, जिसके थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोगों से यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसका नाम याद रखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंड के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो लॉस हो रहा है उसको लेकर कैसे डील करना है इन सब चीजों को। तो इसके लिए कई सारी फाइनेंसिंग चीजें हैं अगर देखा जाए, पर लेकिन ढंग से काम चल नहीं पाते हैं। मिनीमाता कन्वेंशन है, मरकरी को कैसे टैकल करना है मैच करने के लिए आते हैं। यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन है, यहाँ पर कैसे परसिस्टेंट पोल्यूटेंट जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को टैकल करना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कमबैक टू डेजर्टिफिकेशन है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कमबैक यहाँ पर कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। 184 मेंबर है यहाँ पर इंक्लूडिंग इंडिया, और इसको काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल जो है वो मेन बॉडी है GEF की, जो कि 32 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसको लीड करते हैं। 14 डेवलप्ड है, 16 डेवलपिंग है, और 2 ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली इकोनॉमिक जो ट्रांजिशन की कैटेगरी में यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉशिंगटन DC में इसका USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है तो ये आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हमारे देश के अंदर में ईंधन को लेकर बहुत फोकस दिया जाता है, क्योंकि लगभग 80 से 85% ईंधन जो है हम लोग बाहर से बेसिकली खरीद कर लेकर आते हैं, तो इसके चलते जरूरी है हमारे देश के अंदर में इसके ऊपर काम किया जाए। तो सरकार ने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने E20 स्कीम यहाँ पर लेकर आए, जिसमें 20% एथेनॉल जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर, क्या, ताकि यहाँ पर 20% एथेनॉल अगर मिलाई जाती है यहाँ पर पेट्रोल के अंदर में, तो ये समझो कि 20% हम लोग बाहर से कम लेकर आएंगे, अपने ही देश से काम कर पाएंगे। पहले स्कीम काफी लंबे समय तक चलने वाली थी, फिर यहाँ पर कंट्री में इसको बोला गया 2025 तक इसको इंप्लीमेंट करना है ढंग से। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक केमिकल है जिसको C2H6O आप लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। कलरलेस लिक्विड है, शुगर कैन से बनाया जा सकता है, मोलेसेस उसकी जो खोई होती है गन्ने की, उससे भी यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है, और ये एक तरीके से बायोफ्यूल की कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे एथेनॉल के बारे में। यहाँ पर बायो प्रोडक्ट है ऑफ एथेनॉल अगर बात करें, यहाँ पर बायो प्रोडक्ट ऑफ एथेनॉल अगर बात करें तो यहाँ पर DDGS बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डिस्टिलाइजर ड्रेन ग्रेन इन द, ये है यहाँ पर सोलेबल्स, और इसी के साथ में पोटास फ्रॉम द, ये है इंसेनरेशन, ये बॉयलर S। ठीक है, तो ये हालांकि आप लोगों से कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आप लोगों को पता है। एथेनॉल E20 जब ईंधन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 20% एथेनॉल होता है उसमें, और 80% पेट्रोल, 100% बन जाता है। पहले 10% था E10 को लेकर, अभी चेंज कर दिया गया चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी हमारे देश में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी है इसको लेकर, जो कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है, और इसको आगे लेकर हम लोग चल भी रहे हैं E20 के रूप में। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज कम होती है पर लेकिन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत 6G अलायंस के बारे में। 6G अलायंस यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 6G पर फोकस किया जा रहा है, 5G आप लोग का रोल आउट हो रहा है देश के अंदर में काफी हद तक, और यहाँ पर 6G के बारे में बातें की जाने लगी है ताकि अच्छे लेवल पर हम लोग इंपैक्ट डाल सकें। तो हमारे देश में कोशिश की जा रही है, जैसे हम लोग 5G जो है दुनिया में सबसे पहले लेकर आए, सबके साथ में लगभग बोल सकते हैं पीछे नहीं रहे, ऐसे ही 6G के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं शानदार तरीके से, और आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर 6G में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर एक अलायंस बनाया जाता है जिसमें मिलकर काम करेंगे पब्लिक और प्राइवेट वाले
एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर जो भी यहाँ पर जाने मानी हस्तियां इस पर्टिकुलर फील्ड में, ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हम लोग इसको 6G को सही से लेकर चल सकते हैं अपने देश के अंदर में, ताकि ये रिसर्च और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से भी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। क्यों? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में टेलीकॉम इंडस्ट्री है इंडिया की, थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसमें एफडीआई आता है हमारे देश के अंदर में। इसी के साथ में 6.44% टोटल एफडीआई फ्लो अगर बात करें कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्टली 1.8 मिलियन जॉब, यानी कि बहुत ही ह्यूज इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर हम लोग इसको ग्रैप नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी पर बैठे बैठे हम लोग कोशिश करें कि दुनिया में कहां कहां बेसिकली जीवन संभव हो सकता है उसके बारे में स्टडी की जाए। तो अभी यहां पर एक स्टडी की जाती है जो कि की जाती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। ये कहां पर रखी हुई है? ये हवाई, जो कि यूएसए के अंदर में एक लोकेशन है, वहां पर रखी हुई है। ठीक है, इसे भी लोकल नाम लिखा है पर लेकिन हवाई एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर बोला गया कि फोस्फीन अभी यहां पर इसने डिटेक्ट किया है, किसके ऊपर? वीनस के ऊपर में। तो फोस्फीन का मिलना यहां पर ये मान सकते हैं आप लोग यहां पर कि जीवन का संभव यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो अर्थ अगर बात करें डेवलप हुई नेचुरली बैक्टीरिया, जिसके तहत यहां पर वेरी लो लेवल ऑक्सीजन का यहां पर स्टार्टिंग में रहा, और यहां पर जो प्रोड्यूस करते हैं यहां पर ये बैक्टीरिया, फिर आगे चल के फोस्फीन प्रोड्यूस करते हैं। तो अर्थ जिस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी क्यों करते हैं बार बार? इसलिए स्टडी करते हैं ताकि कल को चलकर अगर कोई भी ऐसी चीज सामने निकल कर आ रही है तो उसके बेस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, अच्छा यहां पर ये माहौल हुआ तो वहां पर भी ये होगा। ठीक है, इसी के साथ में बोला गया कि कोल्ड एज द हाइड्रोजन फोस्फीन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो H2O की आप लोग बात करने लगते हैं, तो पानी मिलने की संभावनाएं फिर बढ़ जाती हैं। तो फोस्फीन जो है ये बात करें सच एज एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोडक्शन, इनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, वीनस की अगर बात करें यहां पर तो ये नाम है रोमन गोडेस, जो लव और ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। सेकंड प्लैनेट है सन से, और सिक्स्थ है सोलर सिस्टम में साइज और मास के बेस पर अगर बात करते हैं। सेकंड ब्राइटेस्ट है नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करें आफ्टर मून, और वीनस जो एक तरीके से यूरेनस जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज ऑन देयर एक्सिस। ठीक है, तो ये दो क्लॉकवाइज, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर प्लैनेट के अंदर में, और डे ऑन द वीनस जो है लॉन्गर देन ईयर, पृथ्वी के साथ में कंपेयर करें। ट्विंस बोला जाता है पृथ्वी के, क्योंकि लगभग उसी के समान यहां पर देखने को मिलता है, और वीनस 90 टाइम्स एटमॉस्फेयर प्रेशर है एज कंपेयर टू अर्थ। तो यहां पर हमारी पृथ्वी पर क्यों जीवन संभव है? क्योंकि यहां पर बैलेंस ऐसा बना कि हम लोग यहां पर जन्म ले पाए। ठीक है, अब तक कोई भी ग्रह ऐसा नहीं खोज पाए हम लोग जिसके बारे में बोले कि यहां पर जो है वो जीवन संभव है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। ऐसा कोई भी अब तक हम लोग खोज नहीं पाए। इसी की खोज में कोई ना कोई तो होगा, देखो अगर पा पाते हैं तो शानदार रहेगा। ठीक है, बाकी इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट हैं दुनिया भर में जो लॉन्च किए गए, आज से नहीं 1962 से आप लोग देखते हैं 78, 89। ठीक है, ये यूएसए के हैं, ये रसिया के हैं, ये जापान के हैं, और ये यूरोप के हैं। क्या हमारा कोई है? जी हाँ, बिल्कुल पाइपलाइन में है, इसरो काम कर रही है इसके ऊपर में, जिसका नाम रखा गया शुक्रयान। तो शुक्रयान मिशन हमारा वीनस के लिए देखने को मिलेगा। तो शानदार परफॉर्मेंस है इसरो की इसको लेकर, तो वेट कीजिए, जल्दी पिक्चर दिखाई जाएगी। चंद्रयान 3 की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी, शानदार सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग यहां पर चांद के ऊपर में यहां पर करा पाए, बहुत शानदार तरीके से। कई सारे इसके अंदर में पेलोड थे, तो यहां पर इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी आप लोगों ने पढ़ ली कि क्या क्या यहां पर लेकर गए। चंद्रयान 2 जो है उसके अंदर में क्या दिक्कत देखने को मिली थी। अभी रोवर भी हमारा शानदार तरीके से वहां पर मस्त तरीके से घूमता हुआ नजर आया आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो चंद्रयान जो मिशन था, इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो मिशन देखने को मिला उसके बारे में आप लोगों को बताइए कौन सा। तो यहां पर कई सारी अच्छी अच्छी जो काम यहां पर किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, उसमें सबसे शानदार में से एक वन ऑफ द मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को यहां पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अलग अलग एजेंसीज ने हमारे साथ मिलकर काम किया ताकि सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके। और इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला फर्स्ट देश बन गया है, एक ऐसे साइड में जो कि यहां पर धरती से वो पोल दिखता नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वहां पर अंधेरा रहता है हमेशा, तो वहां पर हम लोग लैंडिंग करवा पाए। ठीक है, तो पहला देश ऐसा बन गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। मून के मिशन के बारे में बात करें तो ये कुछ मिशन के नाम है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। रोवर चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो यहां पर इस तरीके से यहां पर इसके टाइप ऑफ मून मिशन जो है, ऑर्बिटर चंद्रयान 1 में आप लोगों का निकल कर आया। ठीक है, अभी यहां पर आप लोगों को यहां पर लैंडर जो देखने को मिला, लैंड किया, और रोवर भी निकल कर आया। तो बहुत सारे मिशन है। यूएसए का भी मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएसआर का मिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और चाइना का मिशन भी यहां पर आप लोगों को नजर आता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जहां जहां आप लोग नजर गड़ा सकते हैं वहां फोकस किया जा रहा है। अभी बात करें लाइफ बियॉन्ड अर्थ, यानी कि अर्थ के बियॉन्ड भी लाइफ खोजने की कोशिश की जा रही है।
परसिवियरेंस है नासा का, ये अभी रोवर जो है उसने बेसिकली बात की ऑर्गेनिक मैटर ऑन द मार्स, तो मार्स पर ऑर्गेनिक मैटर की यहां पर बात की जा रही है। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, ये वही ग्रह है जहां पर जो इलोन मस्क साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कैसे जीवन बेसिकली वहां पर एक तरीके से उस पर जाकर प्लॉट काटेंगे कुछ दिनों में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। परसिवियरेंस नासा का ये रोवर 2020 में छोड़ा गया, जो शानदार परफॉर्मेंस अपनी दिखाता हुआ यहां पर नजर आया और इसके चलते यहां पर कई सारी स्टडी भी करता हुआ नजर आया। मार्स के 2 मून हैं, एक को पोबोस और डाइमोस के नाम से आप लोग जानते हैं, जैसे पृथ्वी का मून है बेसिकली चंदा मामा, जैसे इसी तरीके से मार्स के मून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके अलग अलग ग्रह हैं जो कि इनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। मार्स में 1971 में पहला मिशन जो है सोवियत यूनियन ने भेजा गया। 2020 में अभी नासा का परसिवियरेंस रोवर है लेटेस्ट, यूएई का होप मिशन भी यहां पर जा चुका है, चाइना का तियानवेन ये फर्स्ट यहां पर जा चुका है। इसी के साथ में 2021 में एक्सो मार्स जो कि यहां पर लॉन्च किया जाना था, हालांकि इसको सस्पेंड कर दिया गया रसिया और यूक्रेन की जो मुद्दे की वजह से। और यहां पर इसी के साथ में एक्सो मार्स रोवर को देखते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अकेले आगे लेकर चलने वाली है, ठीक है। और अपना आप लोगों को बताइए मोम हमारे वाला जो मंगल मिशन था, ठीक है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। 2000 के नोट पर था बेचारा, पर क्या करे अब तो 2000 का नोट भी गायब कर दिया, ठीक है। क्या ही करे बस बेचारा छोड़कर चला गया चलिए, तो हमारा शानदार मिशन था अगर इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। डिफेंस के बारे में 1-2 न्यूज है, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज देखने को मिली तो उसी के बारे में न्यूज है, यहां पर जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर, ये आ रही है एक्सरसाइज के बारे में, और एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर साल्वेक्स। साल्वेक्स इंडियन नेवी के साथ में, यूएसए नेवी के साथ में पार्टिसिपेट किया गया साल्वेक्स एक्सरसाइज में, और 2005 से यहां पर ये देखने को मिल रही है। इसका 7th एडिशन अभी नजर आया। ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएसए बस यही एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों को बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मालाबार, और जो बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज भी है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहले इंडिया और यूएसए ने 1992 में इसको स्टार्ट किया, आगे चलकर पसंद आई जापान को, तो जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिर इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। हालांकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के प्रेशर में आके पार्टिसिपेट करने से मना किया था, पर लेकिन बाद में इसमें उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एक्साइज टाइगर ट्रम्प भी यहां पर देखने को मिलती है, एक डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं इंडिया और यूएसए, और युद्ध अभ्यास तो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज है जो कि शानदार इंडिया और यूएसए के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो उठाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। जितने हथियार थे सारे के सारे हथियार जो हैं उसने अपने चेक करा लिए, टेस्ट कर कर कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग डेमो नहीं दिखाते हो किसी चीज का कि हाँ भाई साहब प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, तो यहाँ पर उसको डेमो ग्राउंड बना डाला यूएसए ने यहाँ पर बेसिकली, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। क्लस्टर बॉम्ब, अभी यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब मतलब एक बहुत ही बड़ा एक जत्था बॉम्ब का, वो जाकर यहाँ पर आराम से तो गिरा जा सकता है। तो ये अभी यहाँ पर किसको देने की बात की गई, यहाँ पर देने की बात की गई यूक्रेन को, तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गया। क्लस्टर बॉम्ब जो है 2008 से आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये इसके बारे में बात भी की जा रही है कि यहाँ पर इसको आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, कई बार इसके बारे में बात की जाती है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है हालांकि कन्वेंशन का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्लस्टर बॉम्ब के लिए कन्वेंशन बनाया गया ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि जहां भी डालोगे दुनिया भर का नुकसान यहाँ पर ये पहुंचाते हुए नजर आएंगे। नियरली 100 कंट्री जो है वो इसको साइन कर चुके हैं, पर लेकिन यूएसए, रसिया, चाइना, इजराइल और इंडिया भी ये इसका पार्ट नहीं है। मतलब सोच लो अब दूसरे जो पार्ट है उनका फायदा ही क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें दुनिया भर के बॉम्ब इस तरीके से भरकर यहां पर फाड़ दिए जाते हैं किसी के ऊपर, और वहां पर आप लोग सोचो जब इतने सारे बॉम्ब डाले जाएंगे एक साथ में जाकर तो क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो काफी भयावह है, एक तरीके से मानवता के लिए खतरे बोले जाते हैं ऐसी चीजें। और जब यहां पर यूएसए जो कि अपने आप को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल आदमी बताता है, जरा सी बात आती है, मुझे दुनिया में सबसे दोगला अगर इंसान को लगता है ना तो वो है चाइना और यूएसए, ठीक है। ये दो ऐसे लोग हैं जो कि एक तरीके से ना, ये आप लोग बोल सकते हो कि अपने एक तरीके से ना बाप को भी बेच के खा जाएंगे, उस तरीके की कंडीशन आप लोगों को इनकी देखने को मिलेगी। तो खतरनाक लेवल के प्राणी है, फायदा दिखता है तो रुकते हैं और नहीं फायदा दिखता है तो छोड़कर इमीडिएटली वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मल्टीपल एक्सप्लोजिव आप लोगों को इसके अंदर में सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लस्टर बॉम्ब के बारे में बात कर रहा हूं तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया सिग्नेटरी इसका नहीं है, बाकी बहुत सारे देश जो है इसका सिग्नेटरी है, और न्यूज में क्या है वो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। उदाहरण के तौर पर देखते हैं 7000 फीट ऊपर यहाँ पर ये एक्सप्लोर हो गया, और फिर जाकर जगह जगह पर इसने भाई साहब एक तरीके से तबाही मचा दी। तो खतरनाक चीज है यार ये, तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरे की तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है। यहां पर बात करें तो बात की जाएगी यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में या फिर लोकेशन के बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं।
दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पर पेंगोंग सो लेक के बारे में। यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में ये कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। इंडिया और चाइना जो है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैक्सिमम रीजन तो इसका चाइना में है, पर हमारे लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी काफी बड़ा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से इसको बोलते हैं कॉन्क्लेव लेक। यहाँ पर पेंगोंग मतलब है लद्दाखी, एक तरीके से पेंगोंग मीनिंग कनक्लेव इन लद्दाखी। सो है यहाँ पर एक तरीके तिब्बतन लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलता है जिसका मतलब है लेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेथिस सी आप लोगों ने सुना होगा जिससे हिमालय निकल कर आता है, तो उसी से माना जाता है कि ये लेक बनी, काफी पुरानी लेक है, ये देखने को मिलती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। इसमें यहाँ फिंगर डिवाइडेड है जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिवीजन है बेसिकली। और यहां पर ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये 8 किलोमीटर का एरिया है जिसमें दोनों के बीच में लड़ाई भी यहां पर रहती है, ठीक है। इंडिया जो है बेसिकली वो एक तरीके से बोलता है कि ये वाली लाइन है, चाइना बोलता है कि ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। तो इसके चलते दोनों के बीच में आप लोग को रस्साकसी यहां पर देखने को मिलती है और इसी के चलते यहां पर कई बार डेडलॉक भी इंडिया और जो चाइना के सामने नजर आता है। जैसे यहां पर इंडिया हो गया, ठीक है, इधर चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चाइना कहता है कि इसको लाइन मानो, ठीक है, इंडिया कहता है कि इसको लाइन मानो, ठीक है। तो इसी के चलते बीच में जो ये फिंगर आती है, फिंगर 4 और फिंगर 6, ये लेकर काफी ज्यादा बवाल आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये है पर्टिकुलर लेक की लोकेशन। देखा जाए तो काफी बड़ी लेक हमारे ही रीजन में, पर लेकिन हमारा अक्साई चीन जो है वो चाइना दबाए बैठा है, इसके चलते ये काफी बड़ा पोर्शन चाइना के अंदर आप लोगों को इसका नजर आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, कहीं ना कहीं हमारा ही रीजन, हमारे ही सर पे बैठकर हमारा ही दिमाग खराब करने वाला ये चाइना आप लोगों को देखने को मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक का खासकर अगर बात करें तो आप लोग ये बेसिकली मतलब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार मौसमविद जो है अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से बताते हैं, कहीं भी बारिश होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं, कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी बात की जा रही है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर जब बारिश देखने को मिली अभी रिसेंटली, ठीक है, तो उसमें बोला गया कि ऑन गोइंग जो हीट वेव थी उसकी वजह से ईस्टर्न सी में काफी एक्सट्रीम जो रेन देखने को मिली। रीजन क्या है आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जहां पर हीट होगी वहां पर पानी जो है वो ऊपर बनेगा भाप बनकर और फिर ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर से बरसेगा वहां पर आकर। तो इस तरीके से जहां पर ज्यादा हीट होगी वहां पर आप लोगों को पानी भी नजर आएगा बहुत ही लार्ज स्केल पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मानसून के टाइम पर आप लोगों को पता है जैसे जैसे मानसून आता है उस टाइम पर गर्मी जो है बेइंतहा बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है, इंसान को सांस लेना बंद हो जाता है, वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो उसी के चलते ये आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरी टाइम हीट वेव की जगह से यहाँ पर जगह जगह बारिश देखने को मिली अलग अलग रीजन में, तो ये उसी का डेटा यहाँ पर बताया गया है और ये अब से नहीं है, 2011, 2015, 2009, 2014, 2003 ये ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं अलग अलग रीजन में। तो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज अभी निकल कर आई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारे विद्वान जो है वो स्टडी करते रहते हैं, उसमें अपने अपनी इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो अभी यहां पर बात की जा रही है कास प्लेटू के बारे में। ये कास प्लेटू जो है ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 140 किलोमीटर फ्रॉम द पुणे। डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस पर्टिकुलर रीजन को 2012 में। कास पठार जो है इन मराठी में बेसिकली इसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से यहाँ पर ये चीजें नजर आती है। कास्ट जो है वो 1500 से भी ज्यादा है। ये प्लांट हो गए आप लोग ये स्पीसीज, 450 इंडेंजर्ड जो वाइल्ड फ्लोर हो गए और इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में आए तो उसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो कहां पर लोकेटेड है डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का लोकेशन बेस्ड। लाइटनिंग नोट ए नेचुरल डिजास्टर सेंटर ने बोला कि लाइटनिंग जो है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसकी वजह से डेथ होती है उसको कई बार नेचुरल डिजास्टर बोलकर फिर यहाँ पर कई बार उसके लिए एक तरीके से ना वो मांगा जाता है कि हाँ आप लोग भरपाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर फॉर डिक्लेयरिंग द लाइटनिंग एज ए नेचुरल डिजास्टर एज ए डेथ कोज, क्योंकि ये अवॉइड एक तरीके से करने की कोशिश कर रही है। खासकर देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये आती है इंश्योरेंस कंपनी की बात, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं कि नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है कई बार, तो इसके चलते वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो क्या ही कर लेंगे इसके हाथ में। तो इसलिए यहाँ पर उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर लाइटनिंग एक जायंट स्पार्क है जो कि एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्लाउड, एयर और ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट नजर आता है। लाइटनिंग स्ट्राइक जो है, लाइटनिंग स्ट्राइक रेजिलेंट जो कैंपेन है, 10.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक जो है ये अभी रिसेंटली देखने को मिली अप्रैल 2020 से लेकर 2021 तक का। जब भी कोई बारिश आती है तो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ये काफी विटनेस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है।
ये डेटा है 1967 से लेकर 2021 तक का। तो मतलब कहने का है कि जब भी कोई लाइटनिंग आती है तो उसको नेचुरल डिजास्टर बोलकर उसको बचकर निकल जाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी से निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बात की जा रही है 2360 इंडियन, ये लाइटनिंग एवरी ईयर की वजह से यहाँ पर लोगों की जान जाती है कि सर पे बिजली गिर गई और उसकी जान चलेगी। तो ये डेटा समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। हिमाचल के अंदर में जो डिजास्टर देखने को मिला वो एक मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आया, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बारिश तो हुई वहां पर एक तरीके से, और उसी के साथ साथ में पानी छोड़ा भी गया यहाँ पर, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिली। तो मैन मेड और नेचुरल में क्या फर्क होता है? नेचुरल ये कि बारिश हुई जा रही है, बारिश हुई जा रही है, पर मैन मेड क्या है कि बारिश की वजह से वहां पर कोई बांध अगर बढ़ गया, उसमें से पानी छोड़ दिया, तो फिर उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से दुनिया बह गई यहाँ पर। तो ये कई कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ ऐसा ही मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि 1% वुमेन लिव इन द कंट्री विद अ हाई जेंडर प्रायोरिटी फीमेल, जो यहां पर बेसिकली इंपावरमेंट की बात करें तो यहां पर यूएन रिपोर्ट के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। देखो यहां पर जेंडर के बारे में बात करते हैं, जब कोई रिपोर्ट आती है तो काफी ज्यादा जरूरी है कि वुमेन के ऊपर फोकस किया जाता है खासकर। तो वुमेन इंपावरमेंट इंडेक्स अगर पूछे कौन प्रस्तुत करता है तो यूएन वुमेन और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ कैसी है, वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन और वायलेंस से कैसे बचाया जाता है, उसके ऊपर फोकस कर यहाँ पर ये काम करते हैं। यूएन वुमेन के नाम से भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है 2010 में बनाई गई, ताकि वुमेन पर फोकस किया जा सके इन सब चीजों को लेकर। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। बेसिक पर्पज ये कि कैसे वुमेन इंपावरमेंट का भी काम करना है और चीज में साथ में बैलेंस बनाकर चलना है। तो इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ ले आते हैं। ग्लोबल जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स जो है ये याद रखेगा, यूएन वुमेन और यूएनडीपी प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर चेक करते हैं इसमें कि कैसी लाइफ, गुड हेल्थ, ये सारी जो पॉइंट यहाँ पर लिखे ना, ये सारे चेक कर फिर इनके द्वारा अपना डेटा तैयार किया जाता है, और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताइए, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी आप लोगों का जल्दी ही आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। पीपीटी जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है, तो जल्दी रिकॉर्ड करके उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अच्छे से आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।